आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। इससे पहले हम पढ़े हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे जैसे समाप्त हुआ, यूरोप में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और एक तरह से यूरोप में क्रांतिकारी लहर उठी। यूरोप में कई परिवर्तन हुए। यूरोप के कई देशों में राजघराने का अंत हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी है, तुर्की है, बुल्गारिया है। यहाँ पर राजघराने और जो राजशाही शासन है इनका अंत होता है। उसी प्रकार रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 में और साम्यवादी सरकार का गठन होता है। तो यूरोप के कई राज्यों में परिवर्तन हुए। इसी परिवर्तन को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें खास करके रूस की महामंदी के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि यूरोप के और जो अन्य देश थे यहाँ क्या क्या हुआ। इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें अंत में वर्साई की संधि भी थी और इस संधि के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। वर्साई की संधि जर्मनी पर थोपी गई संधि थी, क्योंकि जर्मनी को इस संधि के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया था, उसकी स्वीकृति ही नहीं ली गई थी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के द्वारा ये पूर्णतः थोपी गई संधि थी। तो जर्मनी में एक बड़ा परिवर्तन होता है। वहाँ पर वाइमर संविधान लागू होता है। जो सम्राट का शासक था उसका अंत हो जाता है और वाइमर संविधान लागू होता है। वाइमर संविधान इसलिए क्योंकि वाइमर नामक जगह पर इसका गठन हुआ था या ये संविधान बना था, इसलिए इसको वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। वाइमर संविधान में सबसे जो पहला काम किया गया वो है कि देश में सभी वयस्क नागरिकों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। और इस प्रकार से जो सरकार गठित होगी वही सरकार जो है मान्य होगी। लेकिन जैसे ही चुनाव होता है, वाइमर गणतंत्र बनता है, तो जो सरकार बनती है वो लगातार दबाव में, तनाव में काम करती है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि जो विजयी देश थे उनके द्वारा लगातार वाइमर गणतंत्र पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि वर्साई की संधि की जो शर्तें हैं उसको लागू करें। तो इसके कारण भी वो तनाव में था। दूसरा तनाव ये था, जर्मनी की जनता, वर्साई की संधि से जर्मनी की जनता क्रोधित थी, गुस्से में थी। वो जर्मनी का अपमान समझती थी और जर्मनी की जनता इस संधि का बदला लेना चाहती थी। तो ये दो तरफा एक तरह से धार हम कह सकते हैं वाइमर गणतंत्र के पक्ष में था, उसके सामने खड़ा हुआ था और इस कारण वाइमर गणतंत्र जो सरकार बनी थी वो तनाव में थी। इसी बीच क्या होता है, विश्व में आर्थिक मंदी आती है। आर्थिक मंदी के कारण कई देशों में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। उसमें से जर्मनी भी एक रहता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जर्मनी में हिटलर और उसकी पार्टी का प्रवेश होता है। हिटलर और उसकी पार्टी, नाजी पार्टी जिसको हम कहते हैं, वो सरकार बनाती है। सरकार बनाते ही हिटलर कई परिवर्तन करता है जर्मनी में, जिसमें सबसे पहले तो वर्साई की संधि को तोड़ देता है। फिर यहूदी, जो कि वहाँ पर एक जाति के रूप में था, तो यहूदी जाति से वो लोग घृणा करते हैं, यहूदियों के ऊपर लगातार अत्याचार करते हैं और हिटलर जर्मनी की शासन व्यवस्था संभाल लेता है। बाद में यही हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध का, इसके द्वारा किया गया जो कार्य है, पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करता है। ये तो जर्मनी की स्थिति हो गई। अब हम देखते हैं तुर्की। तुर्की में क्या हुआ था। तो तुर्की में जो पुराना शासक था, जिसको
ओटोमान सुल्तान, ये जो कि अपने आप को मुसलमानों का खलीफा मानता था, यानी मुसलमानों के हित में काम करता था, मुस्लिम नियम कानून को तरीके से मानता था। तो इसके स्थान पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का गठन होता है और इसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। ये यहाँ के शासक बनते हैं और इनके नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना होती है तुर्की में। अभी तक जो तुर्की इस्लामिक राज्य था वहाँ पर लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन की व्यवस्था स्थापित होती है। जैसे ही अतातुर्क कमान संभालते हैं अपने देश की, तो ये पहला काम ये करते हैं, देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज करते हैं, यानी देश में उद्योग धंधे लगाने का काम तेज होता है। फिर दूसरा काम करते हैं, इस्लामिक धार्मिक कानून की जगह लोकतांत्रिक कानून को लागू करते हैं और अपने राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं। फिर आधुनिक स्कूल व्यवस्था स्थापित भी करते हैं, जिसमें अभी तक यहाँ शिक्षा दी जाती थी मदरसे में, तो इसके स्थान पर अब ये बच्चे जाकर के स्कूल स्थापित जो किए रहते हैं वहाँ पर जाकर के इनको पढ़ना लिखना होता है, उर्दू के साथ साथ और अन्य भाषाएं भी इनको पढ़नी होती है। तो ये तुर्की में परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन और अमेरिका की। तो ब्रिटेन और अमेरिका शुरू से ही एक लोकतांत्रिक देश हैं और ये लोकतांत्रिक सरकार बनाने पर विशेष बल देते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का कहना रहता है कि हम अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, सभी देशों को देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होगा और राज्य जो है ये लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में नजर आएगी। इसके तहत सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य के स्वतंत्र संचार माध्यम, बहुदलीय प्रणाली, ये अपने यहाँ व्यवस्था लागू करेंगे। इसके साथ साथ नागरिकों के जन कल्याणकारी योजना का भी काम करेंगे। इसमें खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, निराश्रित, बीमार वृद्धों की देखभाल के लिए विशेष कदम उठाया जाएगा। तो ये ब्रिटेन और अमेरिका में ये अपनी व्यवस्था करते हैं। तुर्की में अपनी व्यवस्था होती है, जर्मनी में अपनी व्यवस्था होती है, इधर इटली जो है यहाँ पर भी अपनी अलग व्यवस्था होती है। इटली भले ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के विपक्ष में लड़ा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ होता है। इसका कारण यही है वर्साई की संधि। इटली ये सोचकर इसमें शामिल हुए रहता है कि वर्साई जो भी संधि होगी इसमें मेरे को भी कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन वर्साई की संधि में जैसा कि हम देखते हैं इटली को कुछ तो उपनिवेश मिलता है, ना ही कुछ आर्थिक लाभ मिलता है। इससे इटली और इटली की जनता नाराज़ हो जाती है। वहाँ पर तख्ता पलट होता है, चुनाव होता है, लेकिन उसके बाद एक तरह से हम कह सकते हैं तख्ता पलट ही होता है और मुसोलिनी जो है अपने यहाँ शासक बन जाता है। उसकी पार्टी को कहा जाता है फाशीवादी पार्टी। तो हिटलर और मुसोलिनी के विचार मिलते जुलते रहते हैं। तो यही सब कारण से क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति कैसे हुई थी।